डिफेंस चैप्टर में अब तक हमने देखा कि डिफेंस के जो ऑर्गन्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में देखा। तो उसमें वी हैव सीन आर्मी के क्या क्या फंक्शंस हैं, वो कैसे ऑपरेट करता है, वेदर इट इज़ बॉर्डर एरिया या कोविड रिलीफ की बात हो गई या ऑपरेशन सद्भावना की बात हो गई या वहाँ पे जो रोड फैसिलिटीज़ हैं, जो वो सारी जो बॉर्डर रोड फैसिलिटीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को वी हैव सीन कि आर्मी कैसे काम करता है। डिफेंस चैप्टर में हमारे जो नेवी कैसे काम करता है, इसके इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस क्या है, ये किस तरह से जो मैरीटाइम लाइन है या हमारा जो ऑफशोर लाइन है या हमारा जो कोस्टल रीजन है, इन सारी जगहों पे इंक्लूडिंग हमारे जो बहुत सारे आइलैंड्स हैं, वो सबको लेके नेवी किस तरह से काम करता है। हमारा जो ट्रेड है उसमें नेवी का क्या रोल है, जो कोविड-19 में व्हाट ऑल नेवी गॉन थ्रू और कैसे उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस के थ्रू, जैसे कि ऑपरेशन संकल्प है या इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस के थ्रू कैसे इंडियन सिटीजन्स को, ओवरसीज सिटीजन जो इंडियन सिटीजन जो बाहर गए थे काम करने के लिए और वहां से उनको कैसे वापस लाया, लगभग 4000 के करीब लोगों को लेके आए थे। तो इस तरह से बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो नेवी करता है। लेट्स सी कि कैसे नेवी ऑपरेट करता है और ये कहां पे इंडियन, वेदर इट इज इंडियन ट्रेड, इकोनॉमी या इंडियन का जो डिफेंसिव सिस्टम है, इसमें नेवी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, विल सी अकॉर्डिंग टू आवर डिफेंस चैप्टर। आपको तो पता है नेवी क्या चीज है, नेवी समंदर में रहता है, मैरीटाइम का फंक्शंस हैं इसके, और नेवी किस तरह से ऑपरेट करता है, ये सारी चीजें हम इसमें डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली नेवी समंदर में रहती है, जो इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन को हम एक अच्छे से डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इंडियन ओशन का हर एक जर्रा, हर एक चप्पा चप्पा हम छान मारेंगे कि इंडियन ओशन में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं, या हमारी जो मरीन लाइफ है, या हमारी मरीन लाइफ का जो प्रोटेक्शन है, या हमारी जो समंदर के रास्ते जितने सारे हम ट्रेड करते हैं, या हमारे इकोनॉमी को जितनी सारी चीजें सपोर्ट करती हैं, या हमारे जितने सारे जो पैसेंजर्स हैं, या हमारा जो टूरिज्म है जो समंदर में होता है, या जो हमारे दुश्मन देश जो समंदर के रास्ते से हमारे इंडिया में आ सकते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में हम देखेंगे। और इसमें नेवी में जो सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, जितने सारे अचीवमेंट्स हैं, तो हमारे इंडियन नेवी, सी इंडियन इज अ बिग कंट्री विद अ बिग पेनिनसुला। इंडिया के जो पेनिनसुला में हम 3-4 समंदर से घिरे हुए हैं, ये 4 समंदर मान के चलो, आई विल एक्सप्लेन हाउ इट इज। एक तो वी हैव इंडियन ओशन, डेफिनेटली हमारे इंडिया के जो नीचे जो जितना सारा वो इंडियन ओशन है, और इंडिया के लेफ्ट में है बे ऑफ बंगाल, और इंडिया के राइट में है अरेबियन सी। और उसके अलावा हमारे इंडिया के सराउंडिंग में जो इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के सराउंडिंग में हंड्रेड्स ऑफ सी रूट्स हैं, गल्फ्स हैं। दिस इज द थिंग। तो जितने सारा जो रीजन है, और आइसलैंड है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इन सारी चीज़ों को जो कि इंडियन टेरिटरी में भी कुछ आइलैंड्स आते हैं, और कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जो डिफेंस के लिए इंडिया पे डिपेंडेंट हैं, और वो फॉरेन कंट्रीज भी कहा जा सकता है उनको, या आइलैंड कंट्री भी कहा जाता है उनको, जैसे कि शेचेल है, मडागास्कर है। दो दे हैव देयर ओन डिफेंसिव सिस्टम पार्शियली, लेकिन अगर बहुत बड़ा सपोर्ट उनको चाहिए होता है तो वो डेफिनेटली दे लुक अप टू इंडिया। इंडिया को देखते हैं कि इंडिया हमें सपोर्ट करेगा, इंडिया हमें प्रोटेक्ट करेगा। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, फॉर डिफेंसिव सिस्टम दे लुक अप टू इंडिया। विल अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली ये सारा जो माजरा क्या है नेवी का, और नेवी किस तरह से इंडियन इकोनॉमी में सपोर्ट करती है, और किस तरह से इंडियन सिटीजन्स को और इंडियन ओशन में जितना सारा रिसोर्सेस हैं, वो सारी चीजें नेवी के कंट्रोल में कैसे हैं। जो मिनिस्ट्रीज हैं, वेदर इट इज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, वेदर इट इज मिनिस्ट्री ऑफ शिप, वेदर इट इज जो हमारी अपनी मिनिस्ट्री है, डेफिनेटली डिफेंस मिनिस्ट्री तो आती ही है इसके अंडर में, और भी बहुत सारी मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो भी इसके अंडर में आती है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसके अंडर में आ जाते हैं, क्योंकि समंदर का रास्ता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा एक अकेला सिंगल इकोनॉमी बूस्टर है हमारी इकोनॉमी में। सिंपल सी बात है यार, एक छोटी सी बात समझ लो कि हमें क्रूड ऑयल चाहिए, हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल
ऑयल कहाँ से आता है? डेफिनेटली जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां से आता है, जो ओपेक कंट्रीज हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वहां से आता है। और वो कहाँ से आता है? अब हमारे पास पाइपलाइन तो है नहीं फिलहाल तो, और हमारे पास कोई रूट तो है नहीं, जो रोड है वो तो है नहीं रास्ता, क्योंकि बीच में पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। तो हम बेसिकली जितना सारा हमारी गाड़ियां चलती है, व्हीकल चलती है, फ्लाइट चलती है, ये सारी जो जितना सारा हम क्रूड ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो कहां से लाते हैं हम लोग? समंदर के रास्ते से। अगर समंदर का रास्ता सेफ नहीं हो तो समझ लो हमारी इकोनॉमी एकदम से रुक जाएगी। इकोनॉमी का रुकना, हमारा रोजगार रुकना, इकोनॉमी का रुकना मतलब सब कुछ रुक जाता है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो हियर विल सी हाउ नेवी इज सो इंपॉर्टेंट टू अस। यहां तक कि जो सिर्फ हमारे डिफेंस में नहीं, जबकि हमारे इकोनॉमी में नेवी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और कितना जरूरी है नेवी का स्ट्रांग होना इंडिया में। और इंडिया की नेवी वन अमंग द टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट नेवीज में आती है वर्ल्ड में। जितनी स्ट्रांग नेवी तो बहुत सारे और देशों के पास नहीं है। पाकिस्तान वगैरह तो छोड़ो, कुछ ही इंपॉर्टेंट देश हैं जिसमें, जैसे कि चाइना हो गया, उसकी नेवी बहुत स्ट्रांग है, या यूएस है हो गया, उसकी नेवी बहुत स्ट्रांग है, और इंडिया की नेवी भी बहुत स्ट्रांग है। कंपैरेटिवली बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें इतनी स्ट्रांग नेवी नहीं है जितनी इंडिया की है। इंडिया ने नेवी की जो इंपॉर्टेंस है अच्छे से समझा, परखा उसको, और जो नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं हमारी जो नेवी की, वो सारी जरूरतों को इंडिया ने, इंडियन जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसने पूरा किया उन नीड्स को, और वो सारी जरूरतें पूरे करके नेवी को आज की डेट में इतना स्ट्रांग बनाया है कि नाउ दे आर, इंडियन नेवी को बहुत सारे देशों ने, दे लुक अप टू इंडियन नेवी। जब भी जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है, या किसी भी चीज की जरूरत होती है, फ्लड रिलीज हो गया, इन सारी चीजों में इंडियन नेवी को देखते हैं। तो कहीं भी जब समंदर में कोई भी शिप, जैसे कि जापान की या सिंगापुर की बहुत सारे ऐसे शिप्स जो गुम हो गए हैं या डूब गए हैं समंदर में, उन हालात में भी दे विल कॉल इंडियन नेवी, नॉट एनी अदर कंट्रीज नेवी। वैसे तो बहुत सारे सबकी नेवी है, नेवी तो सबकी होती है, लेकिन दे विल कॉल टू इंडिया। So we'll see how Indian Navy works. The Indian Navy wills currency gardening against inimical use. तो ये गार्डनिंग करता है अगेंस्ट इनएमिकल यूज। इनएमिकल यूज यानी हार्मफुल यूज। जैसे समंदर में आप, क्योंकि समंदर में जाना फ्री है, या समंदर में आप जा सकते हो, वहां की जाके मरीन लाइफ आप खराब नहीं कर सकते, या वहां पे आप कुछ पायरेसी इस तरह की गलत एक्टिविटीज नहीं कर सकते, या वहां पे गलत रास्ते से, जैसे कि दुंकी होती है ना, तो उस तरह से गलत तरीके से किसी और कंट्री में जाने का आप रास्ता नहीं ढूंढ सकते। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाट इंडियन नेवी सेज। बहुत सारे मिलिट्री और डिप्लोमेटिक ऑपरेशंस भी करता है, जिसमें ये कॉन्स्टेबलरी एंड कॉन्स्टेबलरी मतलब वहां की मतलब समंदर की पुलिस है। इंडियन नेवी क्या है? समंदर की पुलिस की तरह काम करता है। तो मिलिट्री रोल क्या है इंडियन नेवी का? तो इंडियन नेवी का प्राइमरी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेवी इज टू डिटर एनी मिलिट्री एडवेंचरिज्म। अगर कोई डिफेंस को सबुटाज करता है या डिफेंस को मिसगाइड करता है, इंडियन डिफेंस को क्रैक करके कंट्री के टेरिटरी में या टेरिटोरियल रीजन में एंटर करने की कोशिश करता है, या एडवांस होता है किसी पर्टिकुलर रीजन, आई मीन एडवांस होना मतलब आगे बढ़ जाना, तो आगे बढ़ता है कोई भी जो दुश्मन देश है या वो देश जिसके हमारे अच्छे रिलेशनशिप नहीं हैं, तो इस तरह के मामलों में इंडियन नेवी विल गो एंड क्वेश्चन देम एंड पुट देम बिहाइंड द बार। एंड जो रिमेनिंग चीजें होती हैं, जैसे कि उनका जो हिसाब किताब होता है या उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह होती हैं, वो करता है इंडियन नेवी। कोई भी इंडियन नेवी को बाईपास करके हमारी जो टेरिटोरियल रीजन है उसमें एंटर नहीं कर सकता। जो बेसिकली क्या है, जो समंदर में अंदर आ गया वो क्या करता है कुछ केसेस में, वो डिनायल एंड पनिशमेंट, वो डिनायल करता है। जो डिनायल करता है, जैसे कि मान लो कोई एक जो यॉट्स आती है ना, आजकल कोई यॉट में आ गया, इंडियन ओशन में आ गया, एंट्री कर दिया इंडियन ओशन में या अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में एंट्री कर दिया यॉट में, और यॉट में आके कहने लगा, अनजान बनने, नादान बनने लगा कि मुझे नहीं पता था, मैंने रोड देखा नहीं, मुझे डायरेक्शन नहीं पता था। वही सिंपल सी बात है, डायरेक्शन तो कोई
जगह भी पता कर सकता है। तो एंशिएंट टाइम से जब कंपास भी नहीं आया था तब से लोग डायरेक्शंस को पहचानते हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जो सनसेट और सनराइज का जायजा लेके कि किस तरफ सनसेट होता है वो जो वेस्ट होता है, और जो सनराइज होता है वो ईस्ट होता है, और जो नॉर्थ पोल जहाँ पे दिखाई देता है रात में तो वो नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल के को फेस करके खड़े हो जाएंगे। किस राइट साइड या लेफ्ट साइड में आपको ईस्ट या वेस्ट दिखाई देता है। ये सारी चीजें तो यूपीएससी के सीसैट पेपर में भी बहुत बार पूछा गया है कि इफ यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स योर राइट एंड नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स योर लेफ्ट, तो और उसके बाद में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, जो राइट में जा रहे हो आप और यू हैव टेकन वन लेफ्ट एंड अगेन यू हैव टेकन यू टर्न, अगेन यू हैव टेकन लेफ्ट टर्न एंड नाउ टेल इन विच साइड जो आपका नॉर्थ पोल है वो आपके किस साइड में आता है। इस तरह के क्वेश्चंस आते थे पहले सीसैट के पेपर में, तो अभी भी आते हैं, एटलीस्ट वन क्वेश्चन विल बी देयर। तो ये जो एंशिएंट टाइम से ये डायरेक्शन पता करने का तरीका है। जो भी समंदर में जाता है या जो भी शिप में जाता है उसको जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं किसी भी शिप में, जैसे कि आप हवाई जहाज में चढ़ रहे हो तो हवाई जहाज में चढ़ते ही मतलब एरोप्लेन में चढ़ते ही एरोप्लेन टेक ऑफ होने से पहले एयर होस्टेस आती है वो आके आपको एक डिटेल में आपको बताती है कि किस तरह से आप बिहेव करोगे। आपके 2 द्वार आगे हैं, 2 द्वार पीछे हैं और बीच में आपके 4 द्वार हैं, जिससे आप अगर कोई आपातकालीन ये आती है जो स्थिति आती है तो आप यहाँ से आपको कमांड दिया जाएगा जिसमें इवैक्यूएशन कहा जाएगा। तो आपको 3 बार इवैक्यूएशन सुनते ही आपको डोर ऐसे पुल करके ओपन करना है। तो ये जो सारी जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए जाते हैं। तो व्हेन यू एंटर इनटू शिप ऑल्सो तो तब भी आपको एक बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अगर आप किसी भी दुर्घटना के थ्रू अगर आप समंदर में किसी वजह से अगर आप छूट जाते हो या गुम हो जाते हो या आप छोटे इसमें बोट में या यॉट में कहीं चले जाते हो तो आपको व्हाट ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू फॉलो। तो वहां पे कोई भी जाके इतना इनोसेंट या नादान बन के आप बिहेव नहीं कर सकते कि हमें नहीं पता था कि हम किस डायरेक्शंस में आते हैं। अगर किसी ने ऐसी बदतमीजी की तो उसको नेवी वहां पे होती है, याद रखना, नेवी उठा के आपको डालेगी जेल में, ठीक है, और उसके बाद में रोते रहना। तो दिस इज व्हाट नेवी डज। Limited gains from any aggression and intervention against the Indian national interest। तो एक तो हमने we have India's long coastlines, numerous island territories। तो हमने तो देखा हमारे पास long coastline है और numerous island है, territories हैं। तो इन सारी चीजों को हम मैप के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं। एंड large vibrant population से बेसिकली जो हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे जो इम्पोर्टेंट बड़े बड़े शहर हैं, तो आपने देखा होगा कि जितनी जो डेमोग्राफी है, जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, वो पानी के किनारे ही होती हैं। या तो वहां पे नदी होनी चाहिए या तो समंदर होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो शहर हैं वो समंदर के किनारे ही बसे हुए हैं। जैसे कि न्यूयॉर्क है, समंदर के किनारे बसा हुआ है, या आपका कराची है, समंदर के किनारे बसा हुआ है, या आपका मुंबई है, समंदर के किनारे बसा हुआ है। मुंबई याद नहीं आ रहा था, बताओ यार, मुंबई है, समंदर के किनारे बसा हुआ है। तो इस तरह के जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं, जो डेंसली पॉपुलेटेड शहर हैं, जैसे कि मुंबई हो गया या चेन्नई हो गया, इंडिया के जो इंपॉर्टेंट कोलकाता हो गया, जो समंदर के किनारे बसे हुए हैं। क्योंकि जब पानी का जो आवन जावन होता है, मतलब जो कोई भी रिसोर्स लेके या रॉ मटेरियल लेके आप सिटी के अंदर आसानी से आ सकते हैं, तो वहां पे जब ट्रेड सबसे ज्यादा होता है तो वहां पे सेटलमेंट भी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। जहां पे नदियां बहती हैं, आपने देखा होगा इंडस रेवोल्यूशन, इंडस सिविलाइजेशन, तो इंडस रिवर के किनारे ही इंडस जो जितना सारा सिविलाइजेशन था, जितनी सारी वहां की जो कम्युनिटी थी, दे हैव सेटल्ड समवेयर अराउंड इंडस रिवर। तो इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं और वहीं पे जो बहुत सारे सिविलाइजेशंस भी वहीं पे बसे गए हैं। तो इसी तरह से जो जितने सारे इंपॉर्टेंट
डेवलप्ड सिटीज हैं या बड़े बड़े जो पॉपुलेटेड सिटीज हैं, वो भी जो इंपॉर्टेंट हार्बर्स हो या इंपॉर्टेंट जो समंदर का किनारा हो जहाँ पे बहुत सारा ट्रेड होता हो, वहीं पे आपको बहुत बड़े बड़े सेटलमेंट्स दिखाई देंगे। इसके अलावा जो इंडियन नेवी है वो किस किस की सिक्योरिटी करता है? एक तो वो सिक्योरिटी करता है आपकी जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल सिक्योरिटी करता है, कोस्टल रीजन है उसकी सिक्योरिटी करता है। दूसरा है ऑफशोर सिक्योरिटी। व्हाट एग्जैक्टली कोस्टल रीजन और ऑफशोर रीजन में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम समझते हैं मैप के थ्रू। अगर ये आपका कोस्ट लाइन है, अगर ये आपका कोस्टल, ये आपका पेनिनसुला इंडिया है, मान लो ये आपका पेनिनसुला इंडिया है, इसमें ये हमारा जो है ये हमारा कोस्टल रीजन है, ये हमारा कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन क्या है? जो समंदर का किनारा है, ठीक है, ये कोस्टल रीजन है, समंदर का किनारा है। अब हमारा कोस्टल रीजन ये भी है ना, अंडमान निकोबार है ना, अंडमान ये है, निकोबार ये है, अंडमान एंड निकोबार, एंड वी हैव लक्षद्वीप। यहाँ पे मान लो आपका लक्षद्वीप है, ये इसके जो ये जो आइलैंड है, ये तो आइलैंड, ये तो टेरिटरी है ही अपनी, और ये जो दूसरा है इसके जो टेरिटरी के अतराफ ये हमारा जो कोस्टल रीजन है। कोस्टल रीजन जो किनारे, आपने होता है बीचेस होते हैं, गोवा में बीचेस होते हैं, उस तरह के जो कोस्टल रीजन है। ये ऑफशोर रीजन क्या है? ऑफशोर रीजन जो शोर के पास है लेकिन शोर नहीं है, शोर इसको शोर भी बोलते हैं, बट सी शोर, सी शोर है तो समंदर का शोर है, सी शोर मतलब समंदर के एकदम किनारे। लेकिन ऑफशोर क्या है? ऑफशोर ये है, ये समंदर है, ये ऑफशोर है, ठीक है, ये समंदर के कोस्टल रीजन से थोड़ा दूर, लेकिन इतनी ज्यादा दूर नहीं। इतने ज्यादा दूर चले जाएंगे तो ओशन हो जाएगा ना, वो तो समंदर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जगह बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडियन ओशन हो गया, तो वो इंडियन ओशन हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा दूर जाना, मतलब कोस्ट रीजन से थोड़ा दूर जाना, दैट इज व्हाट ऑफशोर। जो ऑफशोर रीजन को भी प्रोटेक्ट करना इंडियन नेवी का जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज व्हाट ऑफशोर रीजन, दिस इज व्हाट इंडियन कोस्टल सिक्योरिटी एंड ऑफशोर सिक्योरिटी हियर। इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, जो इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी है इंडियन नेवी की, वो है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एंटी पायरेसी ऑपरेशन। व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंटी पायरेसी ऑपरेशन? ये होता क्या है एंटी पायरेसी ऑपरेशन? विल अंडरस्टैंड इट। जो इंडियन ओशन में हमने एज वी नो, जैसे हमें पता है कि इंडियन ओशन में बहुत सारे जो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने की बहुत सारी चीजें इंडियन ओशन से ही लाई जाती हैं या समंदर के रास्ते से ही लाई जाती हैं। उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी जो ऑयल, यस वी नो ऑयल, एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जो हमारे जो खाद है, फर्टिलाइजर्स वो है पास थ्रू द गल्फ ऑफ एडन। जो गल्फ ऑफ एडन कहाँ है ये भी हम देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज एस्टिमेटेड दैट the Indian imports through this route are valued at about US. We'll understand this through a map. अगर ये इंडियन पेनिनसुला है, अगर ये इंडियन पेनिनसुला है, ठीक है, और ये हमारे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, और ये है आपका श्रीलंका, ठीक है, ये हमारा इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन, BOB, बे ऑफ बंगाल, और ये कौन सा है? अरेबियन सी। तो इसको हम ज्योग्राफी में समझेंगे कि बे किसको कहते हैं, सी किसको कहते हैं, ओशन किसको कहते हैं। ये अकॉर्डिंग टू साइजेस एंड शेप्स होता है जो बे, सी और ओशन। लेकिन अभी यहाँ पे विल अंडरस्टैंड दैट अरेबियन पेनिनसुला, ये है आपका अरेबियन पेनिनसुला, ये है अरेबियन पेनिनसुला। इस तरह से कुछ दिखाई देता है। ये क्या है? ये है अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, और इसमें बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। ये है ओमान। अब यहां पे आप एक चीज देखना, ये है आपका अफ्रीका, ठीक है, ये आपका अफ्रीका है, ये है आपका मडागास्कर, ये समथिंग मडागास्कर, शेचेल्स, ये मडागास्कर है, ये अफ्रीका है, ये आपका मान लो ये आपका इथोपिया है, इट इज इथोपिया। दिस इज ऑफ योर इजिप्ट एंड दिस इज योर ओमान, जो कि अभी अमेरिका यहाँ पे बम गिरा रहा है। तो ये किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, विल अंडरस्टैंड। और ये है आपका पूरा इराक, और ये है आपका ईरान, फाइन। देन यू हैव
पाकिस्तान, देन वी हैव इंडिया। एक पिक्चर है ये मतलब ये चीज को डिटेल में समझ लेना। अगर ये चीज समझ में ना आए तो प्लीज इस पूरे चैप्टर को स्किप कर देना और कोई एग्जाम देने मत जाना, या जिंदगी में कुछ भी बिजनेस करने मत जाना, या आराम से घर पे बैठ के बस खाओ, बस इतना ही काफी है। क्योंकि अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो यू कैन से यू रियली डोंट हैव राइट टू लिव इन इंडिया, क्योंकि ये हमारी जिंदगी के हर मामले में इस चीज का इंपॉर्टेंस है, हर मामले में ये चीज हमें अफेक्ट करती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो ये बेसिकली ये जो कंट्रीज हैं स्पेशली ये जो कंट्रीज हैं इसको हम ओपेक कंट्रीज कहते हैं। ये जो कंट्रीज है क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, ठीक है। अब इंडिया का जितना सारा जो क्रूड ऑयल है, इंडिया बेसिकली इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, और जो फिल्टर्ड ऑयल है, जो प्योरीफाइड जो पेट्रोलियम है वो, और पेट्रोलियम के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इंडिया बेसिकली इंपोर्ट करता है नॉट पेट्रोलियम, बेसिकली क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल वो होता है जो जमीन से निकलता है, जो काले रंग का होता है एकदम से, बहुत सारी मिट्टी बहुत सारा सब कुछ होता है उसमें, एकदम काले रंग का होता है क्रूड ऑयल। उसको क्रूड एकदम खालिस प्योर क्रूड ऑयल है इंडिया इंपोर्ट करता है। तो इंडिया के इंपोर्ट करने के जो रास्ते कौन से हैं, ये रहे इंडिया के जो इंपॉर्टेंट रास्ते हैं, जो इंडिया के इंपोर्ट करने के रास्ते। ये रहा इंडिया का इंपोर्ट करने का रास्ता। इंडिया यहां से नहीं ला सकता कोई भी चीज, यहां से नहीं ला सकता कोई भी चीज, क्योंकि यहाँ पे बीच में पाकिस्तान आ जाता है। पाकिस्तान हमारा कौन है, दुश्मन देश है। तो वहां से कुछ भी लाना एक्सेप्ट प्याज या कुछ खजूर या कुछ इस तरह की चीजों के अलावा हम पाकिस्तान से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट नहीं करते। हम जो कुछ भी हम इंपोर्ट करते हैं वो ऑलमोस्ट 99% वो इसी रास्ते से आता है। यहाँ पे आपका स्विस कैनाल आ जाता है, तो यहाँ पे आपका स्विस कैनाल आ जाता है, तो इसी रूट से हम सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। जितना सारा जो ट्रेड है, जितना सारा जो शिप है, हर एक चीज इंक्लूडिंग आवर टेक्सटाइल, आवर ऑटोमोबाइल्स, आवर क्रूड ऑयल, एवरीथिंग व्हाटएवर वी आर इंपोर्टिंग 100% वी इंपोर्ट थ्रू आवर दिस रीजन। समंदर के रास्ते से हम इंपोर्ट करते हैं। तो हर चीज जब हम समंदर के रास्ते से इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे समंदर पे हमारा जो कमांड है वो स्ट्रांग होना मैंडेटरी हो जाता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी बन जाती है कि हम क्योंकि हम हर चीज हम इंपोर्ट करते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जब अकबर वॉज रूलिंग, अब मुगल रूलर अकबर वॉज इन आगरा, अकबर जब आगरा में रूल कर रहा था उस वक्त तब क्या था, बहुत सारे आपने देखा होगा मूवीज में भी दिखाया कि बहुत सारे अकबर हज को भेजता था लोगों को, है ना। तो जब लोगों को अकबर हज पे भेजता था तो बेसिकली हज कहां से निकलते थे, यहां से, ये है ना रूट। सूरत वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्बर एट इवन इन एंशिएंट टाइम, क्योंकि सूरत दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट हार्बर हुआ करता था एंशिएंट टाइम से। और सूरत में जितना सारा ट्रेड होता था, आज भी सूरत इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत बड़ा सिटी है। आज भी जो पर्ल इंडस्ट्री है सूरत में बहुत वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पर्ल इंडस्ट्री है, जो पर्ल नहीं, डायमंड इंडस्ट्री जो है सूरत में, दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड इंडस्ट्री सूरत में है। तो आज भी सूरत वेदर इट इज फॉर टेक्सटाइल और डायमंड्स, जो बहुत सारी प्रेशियस चीजें हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है आज भी सूरत। लेकिन ये आज का इंपॉर्टेंस नहीं है, सूरत का इंपॉर्टेंस हमेशा से था। जब से इंडिया बना तब से सूरत का इंपॉर्टेंस हमेशा से था। जब इंडिया नहीं भी बना था, दूसरे लोगों के अंडर में था, इंडिया कॉलोनी था, तब भी सूरत वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्बर, क्योंकि जितने सारे शिप्स थे, ट्रेड्स थे, वो सारे सूरत पे आते थे। तो चलो कम बैक टू अकबर। जब अकबर के ड्यूरेशन में जो मुगल उरूज पे था, मुगल जो वाज इन इट्स ज़ेनत किसको कहते हैं ये भी चीज आप समझ। जब कोई भी एक इंडस्ट्री या टेरिटरी या किंगडम डेवलप होता है तो ये इसकी शुरुआत होती है ना, तो ज़ेनत मीन्स ये होता है। ये जो पॉइंट आता है, जो पीक पॉइंट आता है, इसको ज़ेनत कहते हैं। जो अकबर के टाइम पे जो मुगल ये था वो ज़ेनत पे था, लेकिन अकबर के पास नेवी नहीं थी। तो इट वाज 15th century when अकबर never had its navy। अकबर के पास आर्मी थी, एयरफोर्स तो थी नहीं किसी के पास, लेकिन अकबर के पास आर्मी थी, मिलिट्री थी, लेकिन अकबर के पास नेवी नहीं थी। उस वक्त नेवी किसके पास थी? तो हमें हिस्ट्री में, इफ यू गो बैक इनटू हिस्ट्री,
आपको एक और चीज समझ में आएगी कि इंडिया में हु फाउंड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम अकॉर्डिंग टू आवर जो हिस्टोरियंस एंड सो मेनी रिकॉर्ड्स। तो सी देयर आर डिफरेंट पीपल्स, लेकिन जो अभी जो 14th सेंचुरी में, अराउंड बिगिनिंग ऑफ द 15th सेंचुरी, 14th सेंचुरी में इंडिया फाउंड हुआ था बाय अ पोर्चुगीज, है ना। पोर्चुगीज केम टू इंडिया, पोर्चुगीज केम टू इंडिया। तो सोचो अकबर वाज इन 15th सेंचुरी, राइट। Akbar was in 15th century. Portuguese came here to India in 14th century. इसीलिए कहते हैं कि इंडिया में मुगल से पहले we had foreigners, Europeans came to India. मुगल्स आए, मुगल्स का इंडिया में एंट्री का जो मकसद था, वो मेन मकसद था यहाँ पे रूल करना ही था, उनको यहाँ पे बसना था। लेकिन ब्रिटिश या यूरोपियंस का जो मेन मकसद था वो यहाँ पे ट्रेड करना था। तो वो 14 इन द बिगिनिंग ऑफ 15th सेंचुरी देखे, 14th सेंचुरी में वो आ गए थे यहाँ पे, ठीक है। इंडिया का सी रूट उन्होंने फाउंड कर लिया था, इंडिया में आ गए थे, यहाँ पे ट्रेड करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था अलग अलग सीजन्स में। व्हाट वी सी इज, जब अकबर वाज रूलिंग तो अकबर के पास नेवी नहीं थी। यहाँ पे सूरत में, सूरत दुनिया का एक बहुत बड़ा हार्बर था, जितने सारे मुसलमान इंडिया में बसे हुए थे उनको हज पे जाना होता था। तो बेसिकली वो सूरत आते थे और सूरत से ही वो शिप में सवार होते थे और हज पे जाया करते थे। हज पे कहाँ पे जाएंगे वो? यहाँ पे जाएंगे हज पे, विच इज मक्का हियर, मक्का लोकेटेड समवेयर हियर, मदीना समवेयर हियर। तो दिस इज मक्का, दिस इज मदीना समवेयर, हज पे यहाँ से आते थे। लेकिन अकबर के पास नेवी नहीं थी, इसका मतलब अकबर के पास समंदर का कंट्रोल नहीं था। जब अकबर वाज रूलिंग अप्रोक्सीमेटली दिस मच इंडिया, बट ही नेवर हैड अ कंट्रोल इन आवर ओशन। भाई यहाँ पे तो ये जितने सारे ओशंस हैं, ये हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, जो मिडिवल हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, जिसमें यहाँ पे ये समंदर के कंट्रोल के लिए, समंदर में कंट्रोल होना मतलब ट्रेड पे कंट्रोल होना, ट्रेड पे कंट्रोल होना मतलब आपकी कंट्री की पूरी इकोनॉमी पे कंट्रोल होना। तो समंदर में कंट्रोल पाने के लिए यहाँ पे फ्रेंच, पोर्चुगीज, ब्रिटिशर सब लोग यहाँ पे लड़ा करते थे आपस में। जबकि अकबर पूरा मुल्क इसके अंडर में है, पूरी टेरिटरी इसके अंडर में है, इसको तो कानून खबर ही नहीं थी। जब वहां पे कोई इश्यू हो गया अकबर को कि यहाँ पे जब लोगों को हज पे भेजा तो कोई इश्यू हो गया, तो ही वांटेड टू सेंड अ लेटर टू किंग ऑफ अरब सऊद, जो अरबियन पेनिनसुला था, उसके रूलर को एक लेटर भेजना था, मतलब एक इंफॉर्मेशन या कुछ भेजना था उसको। अकबर के पास ये पावर नहीं था कि वो इस रीजन को या समंदर के इस रीजन को बाईपास कर दे विदाउट कंसेंट, यू कैन से प्रायर कंसेंट ऑफ यूरोपियंस। तब अकबर ने यूरोपियन से परमिशन ली इसको लेटर भेजने के लिए कि मैं, क्योंकि रूलर है ना, रूलर लेटर भेजूंगा यहाँ पे, तो परमिशन ली। तो सोचो समंदर पे कंट्रोल होना कितना इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे, मतलब मुगल के ड्यूरेशन में जब इतना इंपॉर्टेंस है, तो आज तो भाई कुछ बात ही नहीं है, कुछ कहने की बात ही नहीं है, तो आज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विल सी हियर, तो हियर हमारा जो समंदर का जो रास्ता है, वो रास्ता, ये रास्ता है आपका। और जितना सारा जो ट्रेड हम चाइना से लेके आते हैं, चाइना से तो हम तो हर चीज लेके आते हैं, चाइना से तो हम गणेशा भी लाते हैं, चाइना से तो हर चीज लाते हैं। चाइना से क्या नहीं लाते हम? शायद अभी इंसान नहीं लाते, वो हम वहां पे अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएंगे ना, हम तो वो भी लाना शुरू कर देंगे चाइना से। तो चाइना जो कुछ भी बनाता है, जी इंडिया हर चीज के लिए दुनिया में सबसे बड़ा है। इंडिया में जो ह्यूमन रिसोर्स है वन ऑफ द बिगेस्ट, और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भी है। जितना सारा, मान लो किसी कंट्री में जैसे कि पेप्सी है, पेप्सी जो यूरोपियन किसी कंट्री में पेप्सी का जो मार्केटिंग है वो बहुत टॉप पे की, बहुत सारे पैसा भी लगाया होता है, लेकिन वहां पे पेप्सी हिट है। लेकिन इंडिया में पेप्सी फ्लॉप है। पूरी दुनिया को पता है, हिंदुस्तान में सबको पता है कि कोका कोला अच्छा नहीं है, सेहत के लिए खराब है, पेप्सी अच्छी नहीं है, सेहत के लिए खराब है, अरे कोल्ड ड्रिंक ही खराब है। लेकिन जाके देखो कितने लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो इंडिया में कोई भी चीज फ्लॉप भी हो जाती है, लेकिन तब भी वो इन योर बिजनेस सेंसेस, इंडिया में जो सबसे घटिया और फ्लॉप चीज है वो भी प्रॉफिटेबल बिजनेस में आती है इंडिया में। जैसे कि गुटखा है, खराब है ना, गुटखा खाना नहीं चाहिए, सबको पता है, लिख कर है खाना नहीं चाहिए, सबको पता है, और देसी दारू पीना नहीं चाहिए, सबको पता है। लेकिन इंडिया में हर चीज सबको पता है, लेकिन फिर भी इंडिया में जो भी बिजनेस फ्लॉप होता है वो इंडिया में टॉप पे होता है। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, इंडियन नेवी को।